नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी आईटीआर रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो, वो भी फॉर्म 16 के साथ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं आईटीआर को फाइल करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट www.incometax.gov.in पर जाएंगे। यहाँ पर जब ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इस डैशबोर्ड पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप लॉगिन है तो अगर आपने पहले रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ एंटर योर यूज़र आईडी, यहाँ आप अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज और डिस्प्ले अबाउ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा। यहाँ ई फाइल पे जाएंगे। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंशियल 24-25 फाइनेंशियल 23-24 रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर असेसमेंट क्या होगा हमारा 25-24-25 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए, ऑनलाइन मेथड या ऑफलाइन मेथड। होता क्या है, जो ITR 1 होती है उसको ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही फिल करना पसंद करते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करें कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म भर रहे हैं ITR 1, तो उस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस विद ITR 1, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आता है। ज़्यादा आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें हमारी जो 2.5 लाख तक इनकम होती है वो कौन सी होती है, 2.5 लाख से ऊपर होती है हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट हट जाती है। और न्यू टैक्स रिजीम में कितनी है, 3 लाख तक। हम यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले हमें दो चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए, जो हमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहला है 26AS। अगर हमारा कोई भी TDS कटा है तो वो हमारे कहाँ शो होगा, वो हमारे फॉर्म 26AS में शो होगा, जो हम कहाँ से देख सकते हैं, ई फाइलिंग में जाएंगे। फिर हम यहाँ पर इनकम टैक्स पे यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ये आपको डायरेक्ट ट्रेसिस पे लेके जाएगा। यहाँ पर आई एग्री टू यूसेज एंड एक्सेप्टेंस फॉर्म 16 और 16 जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसिस। फिर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अब हम कौन से असेसमेंट ईयर के लिख रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25। अब व्यू एज यहाँ करेंगे HTML और व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो भी TDS कटा होगा या जिस कंपनी ने या जहाँ से हमें सैलरी मिल रही है यहाँ भी हमारा TDS कटा होगा वो सब हमें यहाँ पे शो होगा। तो ध्यान रहे, होता क्या है, हमें अपनी हमें अपनी ITR रिटर्न फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा TDS काटा गया है सैलरी में वो हमारे 26AS में शो हो रहा हो। अगर वो नहीं शो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो TDS रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो 31 मई 2024 है। तो जब 31 मई तक लोगों की सबकी रिटर्न जाएंगी और उन रिटर्न जाने के बाद ही अगर आपका कोई TDS है Q4 का तो वो कब रिफ्लेक्ट होगा, उस रिटर्न को जाने के बाद आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। तो कोशिश करें अगर आपको कोई भी TDS करता है तो अपनी रिटर्न आप 31 मई के बाद ही रिटर्न को फाइल करें। अगर आपको कोई TDS नहीं है, ओनली सैलरी है, तो आप उसको 1 अप्रैल से फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं
आप अपने आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमने देख लिया है कि यहाँ पे हमारा कोई भी टीडीएस है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, AIS। हम AIS पे जाएंगे और इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। या फिर AIS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल जिस फाइनेंशियल के हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल 23-24 में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे फाइनेंशियल 23-24 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा AIS है। यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पे जो हमारी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आती है कि हमारी सैलरी कितनी है या हमारी पेंशन जो भी हमारी यहाँ पे इनकम्स होती है वो यहाँ पे शो होती हैं। अब हम जाते हैं, अभी हम दूसरा शो देखते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट। ये हमारे उस पूरे साल की स्टेटमेंट होती है। अगर यहाँ पे अगर हमारा कोई भी TDS या TCS कटा हुआ है तो यहाँ पे इस टैब में शो होगा। अगर यहाँ पर हमारी कोई भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो वो यहाँ पे शो होगी। या पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने कोई भी पेमेंट की है टैक्स की तो वो यहाँ पर शो होगा। जैसे देखते हैं असेसमेंट ईयर मैंने 22-23 में पेमेंट की थी तो यहाँ पे ये शो हो रही है, तो मैंने इतनी पेमेंट यहाँ पे की थी। और अगर आपको कोई डिमांड या रिफंड है तो आपको यहाँ पे इस टैब में यहाँ शो होगा। इस तरीके से अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। तो हमेशा अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको दो चीजें हमेशा देख लेनी चाहिए। सबसे पहले 26A देख लेना चाहिए और दूसरा आपको AIS रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी रिटर्न को फाइल कैसे करना है वो हम आपको चलते हैं। सबसे पहले हम इनकम ई फाइल में जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 24-25, यहाँ पे हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक, यहाँ पे हम फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम आईटीआर 1 इंडिविजुअल में भर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ फॉर्म आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि आईटीआर 1 रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है। फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम 50 लाख तक हो, या हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, या जिसकी इनकम सैलरी से हो, या वन हाउस प्रॉपर्टी, या उसके एक हाउस से इनकम की हाउस रेंट की प्रॉपर्टी, हाउस रेंट की प्रॉपर्टी आ रही हो, अदर सोर्स इंटरेस्ट, अगर कोई से इंटरेस्ट से पेमेंट आ रही हो, या एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, जो इस केस में आते हैं वो आईटीआर 1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम डायरेक्ट अदर पे क्लिक कर देते हैं और अदर पे क्लिक करके मोस्टली जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको सभी को अदर पे क्लिक करना चाहिए और अदर पे क्लिक करने के बाद कंटेंट पे क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका टैब ओपन हो जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न आर प्री-फिल्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री-फिल ऑन ई फाइलिंग। मतलब जो आपके आईटीआर है वो प्री-फिल्ड आती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है, वो चाहे AIS में रिपोर्ट हो या 26AS में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी प्री-फिल्ड ऑलरेडी यहाँ पे आती है। मैं यहाँ पर आपको एक मेरे पास फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 को देखते हुए हम अपनी आईटीआर रिटर्न आईटीआर 1 को फाइल करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब जाएंगे जो आपकी आपने आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पर जाएगा। एम्प्लॉय नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या पेंशनर हैं या अदर्स हैं या नॉट एप्लीकेबल फैन पेंशन, यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे, सेंट्रल तो सेंट्रल पे। यहाँ मैं इंडिविजुअल में एक प्राइवेट जॉब है तो मैं यहाँ पर अदर पे क्लिक कर देता हूँ। अदर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब जो आपकी रिटर्न है वो
ड्यू डेट से पहले हम उसको रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम किस कोड में करेंगे, अंडर सेक्शन 139(1) में। और रिवाइज रिटर्न कौन से उसमें होती है, 139(5) या आफ्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले 119(2)B। ठीक है, हम यहाँ पर 139(1) क्लिक पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ सबसे मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ये, डू यू विश एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(B)(AC)(6) ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। मतलब अगर आप कौन से रिजीम में, यहाँ हमारे पास 2 रिजीम होते हैं, कौन सा, एक न्यू टैक्स रिजीम, एक ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या ATC ATD को आप क्लेम कर सकते हैं, और न्यू टैक्स रिजीम में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो वो भी हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, अगर आप अभी यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल 23-24 में न्यू टैक्स रिजीम हमारा डिफॉल्ट रिजीम हो गया है, मतलब अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटो फिल हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिटर्न शो होगी। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको यस करेंगे, और यस करने के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बैंक की डिटेल पूछता है, अगर बैंक डिटेल जो भी आपका बैंक डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर करके यहाँ पर आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ फिर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे ये जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो टैब है ये कंफर्म हो गया। एक बार जब हमारा पहला टैब कंफर्म हो जाएगा तभी हम सेकंड कंफर्म टैब पे जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते हैं। अब मैं सेकंड में जाऊंगा, यहाँ आएगा ग्रोस टोटल इनकम, मतलब जो हमारी इनकम है वो यहाँ पे शो इसको फिल करनी होगी। जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं इनको मैं यहाँ पे सबको स्किप दी क्वेश्चंस कर देता हूँ, आगे हम इसको फिल करेंगे। अब मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग फॉर्म 16 के बेस पर मैं अपनी आइटल को फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे हम एडिट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई सैलरी नहीं आ रही है, आपका जो फॉर्म बोला है उसमें देखकर आप यहाँ पे अपनी सैलरी को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरी सैलरी एज अ प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 71 में कितनी है, 9,93,217। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 71 में, यहाँ पे भरूंगा कितनी थी, 9,93,217, 9,93,217। फिर हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ मैं देखता हूँ, अब मेरी यहाँ पर जो सैलरी आएगी, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1013A, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एग्जाम्शन है तो अलाउंस टू एक्सटेंड एग्जाम्शन अंडर 10, अगर जो भी मेरे पास अलाउंसेस ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम हैं, वो मैं यहाँ पे उसको यहाँ फिल करूँगा। यहाँ पे जैसे हम आते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कंट्री छोड़ इसको यहाँ से डिलीट कर दो, उसको कोई भी नहीं ना। अब यहाँ पे लेस एग्जाम अलाउंसेस, कौन सा हाउस रेंट अलाउंसेस है, तो यहाँ पे मैं हाउस रेंट अलाउंसेस पे जाऊंगा और उस पे टेन 13A यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैं कितना शो है फॉर्म 16 में कितना है, 58,624। ठीक है। और इस पे आगे प्रोसेस करके यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो बेस पे ही वो हमारे यहाँ से उठा लेता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी 50,000 है, और यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी कितना है, 8,84,593। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे इतना ही आना चाहिए, 8,84,593। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ये इनकम वाला हेड है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इनकम
हाउस रेंट से इनकम है तो आप यहाँ पर उसको ऐड ऑन करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर लेट आउट के केस में आपको, चाहे वो आप न्यू टैक्स रेजिम में चाहें चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चाहें, तो वहाँ पर आपका जितना भी आपको उस पर इनकम रिसीव हो रही है वो इनकम यहाँ पे आप डालेंगे, और उस पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज होगा वो ऑटो बेस पे यहाँ उठा लेगा और उसकी इनकम को आपके उसमें हेड में ऐड कर देगा। ठीक है, उसको यहाँ फिर हम ऐड कर देंगे। और अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप लेट आउट ना करके सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस केस में क्या होगा, जो भी आप उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको 2 लाख तक उस इंटरेस्ट का पेमेंट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ मेरे केस में पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। इसको कंफर्म करने के बाद मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम मेरी वो भी यहाँ फिल हो गई है। अब टोटल डिडक्शन, अब यहाँ टोटल डिडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ करते हैं आर यू एलिजिबल फॉर एनी क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई डोनेशन पेड किया है तो उसको यस और नो, यहाँ मैंने कोई डोनेशन पेड नहीं किया, मैं नो पे क्लिक करूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एंड रिडक्शन इन ATGC कंट्रीब्यूशन विद पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट किया है तो उसको यस और नो पे मैंने कोई क्लिक नहीं किया, मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट, नो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एनी आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATGG, कुछ नहीं है। ATGG हम कब फिल करते हैं, ATGG हम जब फिल करते हैं अगर आपका हाउस रेंट अलाउंसेस जो आपको ऊपर HRA मिला हुआ है, अगर आपको ऊपर HRA नहीं मिला होता है तो उस HRA नहीं मिला होता तो वहां पर आप ATGG की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप HRA क्लेम करें तो आपको ATGG डिडक्शन नहीं मिल सकती, दोनों में से एक ही डिडक्शन आपको मिल सकती है। एज पर अवेलेबल डिपार्टमेंट यू मेड पेमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉई शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, यहाँ मतलब आप ATC, हाँ ATC में आपकी वो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को आप क्लेम कर सकते हैं, वो चाहे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ठीक है, या आपका PPF हो, या आपका फिक्स डिपॉजिट या 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, वो जो भी आप या आपके बच्चों की फीस हो तो आप सब यहाँ पे ले सकते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी ली है उसमें आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया है तो वो भी आप ATC में 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो आप फॉर्म 16 में देखेंगे तो हमारी ATC में जो डिडक्शन है वो कितनी है, हमने यहाँ पर डिडक्शन जो दिखाई हुई है, टोटल हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1,73,251 किया हुआ है, कितना, 1,73,251, ठीक है। पर यहाँ हमारी जो लिमिट होती है वो 1.5 लाख तक है, मैं आगे हमने दिखाऊंगा आपको कि हमें कितना मिलेगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में, इस दोनों ही केस में हमें सेक्शन 80 CCD2 का क्लेम मिलेगा। अभी यहाँ पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है तो उसने कर देता हूँ। ATD, अगर आपने कोई मेडिक्लेम किया हुआ है तो या मेडिक्लेम की कोई प्रीमियम आपने पेमेंट किया है तो उसको यस करेंगे यहाँ, क्योंकि आप देखेंगे तो फॉर्म 16 में यहाँ पे इन्होंने ATD में डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन ATD इन्होंने पेमेंट की है, तो मैं इसको यहाँ पे यस करता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट हैव यू मेड पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कोई पेमेंट नहीं की है। ATTA मतलब आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में कोई भी सेविंग यहाँ पर 10,000 तक आप उसको रिबेट ले सकते हैं। अगर आपको मतलब पूरे साल मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक पूरे साल में आपको जितना भी इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आया है वो आप एज अ इनकम उसको इनकम अपने इनकम में उसको ऐड करेंगे, और उस इनकम का डिडक्शन है हमें 10,000 तक। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है
तो 10,000 तक वैल्यू हमें आपका हम ATTD में क्लेम कर सकते हैं। मैं इसको यस अभी मेरे केस में मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आपके पास और भी कोई डिडक्शन अवेलेबल है जो आपने यहाँ पे लिया है तो उस पर क्लिक करके आप उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को इसमें कोई भी नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और आगे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पर जो ATC में डिडक्शन रिफिल की थी वो 1,73,256 की थी, पर है मुझे कितना मिला है 1.5 लाख, क्योंकि वहाँ पे जो क्लेम है सिर्फ 1.5 लाख तक ही ATC में मिल सकता है। एज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया 1,73,251, पर हमें कितना मिलेगा ATC, ATCCC और TCCD1 मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख तक ही हमें इसका क्लेम बेनिफिट मिल सकता है। तो अब यहाँ देखेंगे तो हमें कितना मिला है, ये सिर्फ 1.5 लाख ही हमें इसका बेनिफिट मिला हुआ है। तो मैं अब आगे जाता हूँ। अब यहाँ पे आगे जाएंगे हम, यहाँ पे हमने जो डिडक्शन, अगर हमें अलग से कोई डिडक्शन है तो हम यहाँ पे ATTT इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अगर हमको मिला होता तो यहाँ पे हम ले सकते थे, पर हमें नहीं मिला तो हम छोड़ देते हैं। फिर हम इसको कन्फर्म करते हैं। आगे कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है टैक्स पेड। अगर आपने ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर कोई भी टैक्स पेमेंट की है, अगर आपका कोई TDS कटा है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS ऑन सैलरी इनकम, मतलब आपका जो भी सैलरी इनकम है उस सैलरी इनकम में जो भी TDS कटा होगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर वो नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसका 10 ऑफ डिडक्टर जो जिसने आपका टैक्स काटा है, TDS काटा है, उसका आप यहाँ पे 10 नंबर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, इनकम अंडर सैलरीज, कितनी सैलरी है उन्होंने आपको पेमेंट किया वो, और टोटल टैक्स कितना टैक्स उन्होंने काटा है वो आप यहाँ इसको फिल करेंगे, ठीक है, और उसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट की है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की है तो वो भी आप यहाँ पे जाकर ऐड अनदर करके उसके डिटेल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। चालान, जो भी चालान होगा वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे BSR कोड, उस चालान का BSR कोड क्या है, जो आपने पेमेंट किया है उसका चालान का सीरियल नंबर, किस डेट में आपने डिपॉजिट किया है और कितना अमाउंट का टैक्स पेमेंट की है, और उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब और इस यहाँ पे जो टोटल टैक्स पेड जितना भी होगा आपको यहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो आपका TDS से कटा हो, चाहे आपने उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की हो या एडवांस टैक्स पेमेंट की हो, और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी में शो करेगा कि हमारा जो टैक्स है रिफंड बन रहा है या हमें पेमेंट करनी है टैक्स की। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पूरी दिखाएगा कि टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 884,593। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉर्म 16 में टोटल ग्रॉस इनकम 884,593, ठीक है। 1.5 लाख आपको डिडक्शन मिला, 1.5 लाख डिडक्शन मिला। यहाँ पे जाएंगे, 1.5 लाख डिडक्शन मिल गया हमें। फिर उसके बाद 22,100 मेडिक्लेम। अच्छा, मेडिक्लेम हमने यहाँ पे फिल नहीं किया है तो हम उसको मेडिक्लेम को फिल कर देते हैं आगे। मेडिक्लेम लेंगे, यहाँ पे इंटर अंडर सेक्शन 234B, मतलब हमारा टैक्स बनना था और हमने उसका एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो वो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आउट ऑफ फिल यहाँ पर आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट एंड फी कितनी बनती है और टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट फी कितना, इतना, तो इतनी हमें पेमेंट करनी होगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी कंफर्म इतना, ये सारे प्रोसेस होने के बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ प्रोसीड करने पर आपको देखेंगे कि आपको पेमेंट की जो आपका यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 65,530 रुपये, मतलब इतना अमाउंट हमें पेड करना है, हमारा टैक्स बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई पेमेंट बनता है तो हम पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो पेमेंट के प्रोसेस की वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। होप, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गया ITR कैसे हम फाइल कर सकते हैं ITR 1
आपको समझ में आ गया हो और आप इजीली अब अपनी IT रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।